एक लड़की पुलिस कंट्रोल रूम 112 फ़ोन करती है। जैसे ही फ़ोन लगता है उधर से आवाज़ आती है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। तो वो लड़की कहती है कि मैं फ़लाँ जगह से बात कर रही हूँ, हमारे शोरूम के अंदर 5-6 बंदूकधारी बदमाश आ गए हैं, जितनी जल्दी हो सके मदद कर दीजिए, नहीं तो यहाँ बहुत बड़ी वारदात हो सकती है। पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना जाती है। सूचना जाने के बाद कंट्रोल रूम कहता है कि मैडम आप बिल्कुल परेशान मत होइए, पुलिस थोड़ी ही देर में आप तक पहुंच रही है, चिंता मत करिए, मदद पहुंच जाएगी। अब जैसे ही फ़ोन कटता है उसके बाद वो लड़की इत्मीनान हो जाती है कि पुलिस के पास सूचना पहुंच चुकी है। दरअसल सुबह 10:28 पर बंदूकधारी बदमाश शोरूम में एंट्री करते हैं और उसके महज 1 मिनट बाद ही पुलिस कंट्रोल रूम यानी 112 नंबर पर सूचना दे दी जाती है। इसके बाद लड़की फिर दोबारा फ़ोन करती है, तिबारा फ़ोन करती है, चौथी बार फ़ोन करती है, 5वीं बार करती है। इस तरह वह लगातार 22 मिनट में 20 से 25 बार फ़ोन लगाती है, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंचती है। अक्सर जैसा कि हिंदी फिल्मों में हमको देखने को मिलता है कि बदमाश चले जाते हैं और पुलिस आती है। अब जब पुलिस आती है तब बदमाश 5 मिनट पहले ही लूट की वारदात को अंजाम देकर जा चुके थे और कुछ ही देर बाद सोशल मीडिया पर सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज होती है वो वायरल होनी शुरू हो जाती है। कहा जाता है कि आज़ादी के बाद बिहार की यह सबसे बड़ी डकैती है, यानी कि 22 मिनट में लगभग 25 करोड़ रुपए के ज्वेलरी लूटे जा चुके थे। अब देखो वहाँ पर इसी बात की चर्चा हो रही थी। यहाँ बड़ी बात यह थी कि जो बदमाश आए थे उनमें से 4 बदमाशों ने चेहरे पर कोई नकाब या मास्क नहीं लगा रखा था, जबकि 2 ऐसे बदमाश थे जिनमें से एक ने मास्क लगाया हुआ था और एक ने हेलमेट सहित मास्क लगाया हुआ था। आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे हो जाती है? पूरे प्रदेश में हड़कंप मच जाता है। देश भर में इस बात पर चर्चा शुरू हो जाती है। आज की इस कहानी के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार पुलिस ने 6 बदमाशों में से 2 को तो पकड़ लिया, लेकिन क्या मामला है यह समझते हैं। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जोहार, जय सतनाम। मैं सचिन खुदशाह आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है बिहार की। बिहार का एक ज़िला लगता है भोजपुर। भोजपुर ज़िले की ही एक शहर लगता है आरा। आरा का एक बहुत ही व्यस्तम इलाका है, नाम है गोपाल चौक। बात कर रहा हूँ 10 मार्च 2025 की सुबह 10 बजे के आसपास टाटा के अधिकृत तनिष्क शोरूम की। सुबह 10 बजे शोरूम खुलता है। 25 कर्मचारी अपने निर्धारित समय पर पहुंच जाते हैं और लगभग 15 मिनट पर जो साफ सफाई जो व्यवस्था थी उससे चौक चौबंद कर दी जाती है। इसके बाद पूजा करके हटे ही थे कि सुबह 10:28 के आसपास का समय हो रहा था। अब जितने भी कर्मचारी हैं वे शोरूम के अंदर काम करते हैं, वे सब इंतज़ार कर रहे थे कि कस्टमर आएंगे और वे कस्टमर को डील करेंगे, उन्हें सामान बेचेंगे, वहाँ से पैसा आएगा। सुबह के 10:28 के आसपास का वाकया था। 4 युवक जिनकी उम्र लगभग 25 साल से कम रही होगी, वे एक साथ शोरूम के अंदर आने लगते हैं। तभी वहाँ सुरक्षाकर्मी मनोज ठाकुर था। मनोज ने उन्हें रोका और कहा कि एक साथ 4 लोग नहीं जा सकते, ये नियम है, कोई भी बुर्के में नहीं जा सकता, कोई भी एक साथ 4 व्यक्ति नहीं जा सकते, भीड़ में नहीं जा सकते, आप सिर्फ 2 लोग ही जा सकते हैं, 2 लोग चले जाइए, बाद में 2 लोग और चले जाना। जैसा ही आदेश हुआ वैसे ही उन युवाओं ने कहा
ठीक है बाबा, आप परेशान क्यों होते हो? हम दो चले जाते हैं। दो अंदर चले जाते हैं। उसके बाद फिर वे दो जो बाहर खड़े थे वे भी कुछ देर बाद शोरूम के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद दो और फिर आते हैं। उनके चेहरे पर मास्क लगे हुए थे, एक ने हेलमेट भी पहना हुआ था। अब इसी बीच में वो जो गार्ड था मनोज, वो समझ नहीं पाया कि अंदर जो लोग गए हैं वो दरअसल बदमाश हैं और यहाँ डकैती डालने के लिए आए हुए हैं। इसी बीच में एक व्यक्ति आता है और गार्ड मनोज ठाकुर के गिरेबान को पकड़ता है, उसकी कनपट्टी पर एक पिस्टल लगाता है और कहता है कि हिलने की कोशिश मत करना, नहीं तो गोली मार दिए जाओगे। अपनी राइफल को मेरे हाथ में दे दो, नहीं तो फिर चोट खा जाओगे। अब एक हाथ से पिस्टल और दूसरे हाथ में बंदूक पकड़ी हुई थी। उसके बाद उसको गार्ड मनोज ठाकुर को घसीटते हुए वह बदमाश शोरूम के अंदर लेकर जाता है। अंदर का दृश्य भी कुछ अलग ही था। अंदर आवाज़ लगाई जाती है, जैसे कि अक्सर हिंदी फिल्मों में होता है कि हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, हम यहाँ अपना काम करने के लिए आए हैं और हमारे बीच में जो भी रुकावट पैदा करेगा उसको नुकसान हो सकता है, इसलिए सब के सब उस कोने में खड़े हो जाओ। सबको आदेश दिया जाता है, एक कोने में खड़े हो जाते हैं। एक रिटेल ऑफिसर होता है, वो काउंटर के पीछे छिपने लगता है। एक बदमाश की नज़र उस पर पड़ जाती है और वो उसके पास जाता है और एक के बाद एक 3 से 4 थप्पड़ लगाता है और कहता है, जब सबको ये आदेश दिया गया है तो तुम्हें क्या अलग से आदेश दिया जाएगा? जाकर वहां खड़े हो जाओ। इसी बीच में एक तरफ वो पिस्टल तानने की कोशिश की, तब पीछे से आवाज आती है कि मारना किसी को नहीं है, गोली नहीं चलानी है। अब सब लोग यहाँ एकदम डरे हुए थे, सहमे हुए थे। इसी बीच में जो सबसे अंतिम में जो व्यक्ति आ रहा था, जिसने गार्ड को अंदर पहुंचाया था, मनोज ठाकुर को जो घसीटते हुए लेकर आया था, और इसके साथ ही लगभग 25 कर्मचारी थे, सभी को एक जगह इकट्ठा कर लिया और आदेश दिया गया कि अपने घुटनों के बल पर खड़े हो जाओ और हाथ ऊपर कर लो। किसी ने भी कोई चालाकी, कोई होशियारी दिखाने की कोशिश की तो नुकसान हो जाएगा। इस तरह की बातें थी। सबके मोबाइल थे, मोबाइल ले लिए जाते हैं। अब सब लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे। ये जो बदमाश थे, उन 6 के 6 बदमाशों में से 2 के चेहरे, यानी कि सिर्फ 2 लोगों ने अपने चेहरे को ढका हुआ था, मास्क लगाया हुआ था। बाकी चारों के चेहरे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे थे। उन्हें किसी बात का डर नहीं था, ना इस बात का खौफ था कि उनकी जो एक्टिविटी है, जो वो वहाँ कर रहे हैं, वो सामने लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है। सब कुछ कैमरे में कैद हो रहा है। उन्हें कोई डर नहीं था। इसी बीच में एक सेल्स पर्सन होती है, उसका नाम होता है सिमरन। सिमरन सबकी नज़रों से बचाकर चुपचाप एक जगह खड़ी हो जाती है। उसके पास मोबाइल होता है। इन बदमाशों के अंदर प्रवेश करने के, यानी कि शोरूम के अंदर आने के ठीक 1 मिनट बाद उसने 112 यानी कि 112 कंट्रोल रूम को फ़ोन लगाया। फ़ोन लगाने के बाद कहा कि मैं गोपाल चौक उसके तनिष्क शोरूम से बात कर रही हूँ। मैडम, यहाँ पर 6-7 बदमाश अंदर घुस आए हैं, वो लूटपाट कर रहे हैं। आप जितनी जल्दी हो सके पुलिस भेज दीजिए। जैसे ही उधर से आवाज़ पहुंचती है, उन्होंने कुछ जानकारी और जुटाने की कोशिश की। लड़की ने धीरे से सारी जानकारी शेयर कर दी। उधर से मैसेज दिया गया कि आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, जल्द ही पुलिस सुरक्षा
आप तक पहुंच जाएगी, पुलिस फोर्स आप तक पहुंच जाएगी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। लेकिन चिंता करने वाली बात तो यही थी कि अगले 22 मिनट तक वो बदमाश शोरूम के अंदर रहते हैं और वो लड़की यानी कि सिमरन लगातार एक के बाद एक कॉल कर रही थी। इस तरह करते करते उसने 20 से 25 बार पुलिस कंट्रोल रूम को ट्राई किया, लेकिन पुलिस का कहीं कोई अता पता नहीं चल रहा था। बदमाश 22 मिनट तक यानी कि 10:28 पर शोरूम में प्रवेश करते हैं और 10:50 पर वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद 10:55 के आसपास का समय हो रहा था। पुलिस सायरन बजाते हुए सदल बल हिंदी फिल्मों के स्टाइल में घटना स्थल पर पहुंच जाती है। पुलिस का सायरन सुनकर भीड़ इकट्ठी हो जाती है और तब पता चलता है कि यहाँ तो डकैती हो चली है। 6 बदमाश आए थे और यहाँ से वे अपना काम करके चुपचाप सोने चांदी हीरे जवाहरात के आभूषण ज्वेलरी आदि लेकर वे निकल चुके हैं। अब निकलने के बाद पुलिस आती है, इसके शोरूम के पास पहुंचती है, मीडिया भी आ जाती है। पुलिस के तमाम आला अफसर, एसपी, एसएसपी, सारे बड़े अधिकारी मौकाए वारदात पर पहुंच जाते हैं। प्रदेश सहित देश भर में हड़कंप मच जाता है। सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो जाती है। अब पूछा जाता है कि कितना का सामान लूटा गया होगा, तो शोरूम के जो मैनेजर हैं वे कहते हैं कि लगभग 25 करोड़ रुपए के सोने चांदी के आभूषण, हीरे के जेवरात लूटे जा चुके हैं और लगभग 50,000 रुपए की नकदी भी वे लूट ले गए हैं। अब एसपी राज हो या फिर एसएसपी परिचय कुमार ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर करें तो करें क्या। तुरंत ही शोरूम के जो मैनेजर होते हैं उनसे सीसीटीवी की फुटेज ली जाती है, उसको सोशल मीडिया पर वायरल किया जाता है और साथ ही जिले की पुलिस को मैसेज किया जाता है कि जितनी जल्दी हो सके शहर से बाहर जाने वाले तमाम रास्तों पर नाकेबंदी की जाए, पॉइंट लगाया जाए, हर वाहन की कड़ाई से चेकिंग की जाए जो भी शहर से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन जब पुलिस यहाँ पड़ताल करती है, जांच करती है, लोगों से पूछताछ करती है, तो पता चलता है कि कुछ लोग निकले थे जो शोरूम से लगभग 20 मीटर की दूरी पर एक जगह है टमटम पड़ाव। टमटम पड़ाव पर तीनों बदमाशों ने अपनी अपनी बाइक को खड़ी की और 20 मीटर वो पैदल चलकर आए थे शोरूम तक। पुलिस ने अब कहा कि बदमाश बाइक पर हैं और उनकी कदकाठी कुछ इस तरह की है, साथ ही वे सब की उम्र 25 साल से कम की है। जिले में जगह जगह नाकेबंदी कर दी जाती है। शहर से बाहर जाने वाले तमाम रास्तों पर पॉइंट लगाए जाते हैं। आरा से लगभग जो आरा शहर जहां पर घटना होती है उससे 20 किलोमीटर दूर एक बड़हरा प्रखंड लगता है और बड़हरा प्रखंड के पास बबुरा एक जगह है, वहां पर एक छोटा पुल है। पुल के पास 3 बाइक पर वे बदमाश खड़े थे। अब यहाँ पर जो पुलिस की गश्त हो रही थी तो वे पुलिस को देखते हैं और एक ही बाइक पर जो बदमाश थे वे डर जाते हैं। उनको लगा कि शायद उन्होंने हमें पहचान लिया है। अब इसी बीच उन बदमाशों ने यहाँ से भागने की जैसे ही कोशिश की तो पुलिस भी एक्टिव हो जाती है और उन्हें रोकने की कोशिश करती है। पुलिस से बचने के लिए बदमाश एक के बाद एक 12 राउंड फायर करते हैं। पुलिस ने भी जवाबी फायर किया। 2 बदमाशों को गोली लग जाती है और वे पकड़े जाते हैं। पकड़े गए बदमाशों में एक सारण जिले का दिगवारा निवासी विशाल गुप्ता होता है, एक बदमाश जिसका नाम कुणाल होता है जो कि वैशाली जिला के सोनपुर सिमरा का रहने वाला होता है। उन दोनों बदमाशों को पकड़ लिया जाता है, उन्हें हॉस्पिटल भेजा जाता है क्योंकि दोनों को गोली लगी हुई थी और उनके पास से पुलिस ने 2 पिस्तौल और 10 जिंदा कारतूस जब्त करती है।
उनके पास से पुलिस को 2 बैग मिलते हैं जिनमें शोरूम से लूटे हुए स्वर्णाभूषण होते हैं, जिसे पुलिस बरामद कर लेती है। पुलिस ने जब इस मामले की पड़ताल शुरू की तो हैरान करने वाली बातें सामने आई। बताया जाता है कि यह भारत की आज़ादी के बाद बिहार में अब तक की सबसे बड़ी डकैती है, वो भी दिन दहाड़े। दिन निकलते ही लोग बाज़ारों में घूम रहे थे और वे बदमाश पूरी तैयारी के साथ सबके हाथों में हथियार लेकर वे डकैती डालने पहुंचे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि किसी के चेहरे ढके नहीं हुए थे। उन्हें बिल्कुल कोई खौफ नहीं था, कोई डर नहीं था। उन्हें लग रहा था कि हम आराम से सब कुछ करके निकल जाएंगे, पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन पुलिस ने थोड़ी तत्परता दिखाई। 6 में से 4 बदमाश तो भाग गए, लेकिन 2 बदमाश पकड़े जाते हैं और पता चलता है कि सारे जितने बदमाश होते हैं उनकी उम्र 25 साल से कम है। और साल 2024 यानी कि पिछले साल की बात है, तनिष्क के ही शोरूम पर ये जुलाई 2024 में 3 करोड़ 70 लाख के आसपास की डकैती डाली गई थी। इसी तरह से पटना के पास कंकड़बाग लगता है, वहाँ पर भी कंकड़बाग में भी इसी तनिष्क शोरूम में भी डकैती डाली गई थी। हालांकि पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन इस घटना ने पूरे प्रदेश की पुलिस व्यवस्था 112 नंबर पर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। जब मीडिया वालों ने इस लड़की यानी कि सिमरन से बातचीत की तो सिमरन एक ही बात कह रही थी कि उसने अपनी जान पर खेलकर 20 से 22 बार पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन करती रही। अगर पुलिस दल मौके पर पहुंच जाती तो सारे के सारे बदमाश उस शोरूम के अंदर ही पकड़ लिए जाते। इस घटना को जो अंजाम देके वो चले गए हैं, इस तरह की घटना कतई नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और अक्सर कहा जाता है, बताया जाता है कि जब पुलिस कंट्रोल रूम यानी कि 112 नंबर पर फ़ोन किया जाता है, चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ या और किसी स्टेट का कोई ज़िला हो, तो जब वहाँ से वो फ़ोन पहुँचता है तो फ़ोन को सुनने वाला वह व्यक्ति समझ नहीं पाता कि सामने का लोकेशन क्या है, वो किस लोकेशन पर है और क्या बता रहा है, कहाँ पर पुलिस को पहुँचना है। पुलिस भले ही आसपास की हो, लेकिन वो उस पॉइंट पर पहुँचने भले 5 मिनट में पहुँच जाए, लेकिन ऐसा अक्सर होता है कि पुलिस सूचना मिलने के 5-7 मिनट के बाद ही पहुँच जाती है। लेकिन जो पहला फ़ोन जहाँ पर पहुँचता है, वो जो फ़ोन सुनने वाला होता है, वो शायद वह उस इलाके का नहीं होता है, वो सही जगह को समझ नहीं पाता है, वो कौन सी जगह है, लोकेशन क्या है, कैसे पहुंचना है। और यही कारण है कि कई बार पुलिस चाह कर भी घटना स्थल पर नहीं पहुंच पाती। इसलिए पुलिस को उस लेवल पर सुधार करने की आवश्यकता है जो सबसे पहले फ़ोन सुनता है, और कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी ईजाद करने की ज़रूरत है जैसे ही जो व्यक्ति फ़ोन करता है तुरंत उसकी मोबाइल लोकेशन उस संबंधित पुलिस थाने तक पहुंच जाए। उसके बाद फिर पुलिस लोकेशन के आधार पर तुरंत तत्काल प्रभाव से पुलिस पहुंच सकती है और बड़ी से बड़ी आपराधिक वारदात को रोका जा सकता है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रखें। कल फिर एक सच्ची कहानी के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।